तो आज के करंट अफेयर्स 27 जुलाई 2020 के सिंगल करंट अफेयर ही है आज के लिए। बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में इस टाइम फ्लड्स आए हुए हैं और काफी बड़े स्केल पे हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, असम में भी आए हुए हैं। मतलब पूरे तुम्हारे ईस्टर्न साइड पे फ्लड्स आए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ तो बिहार वन ऑफ द स्टेट्स इफेक्टेड स्टेट्स है। मतलब बिहार और तुम्हारा असम दो मेजर स्टेट्स जहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं। उसमें से कवरेज न्यूज में ऑब्वियसली बिहार को ज्यादा मिल रही है। असम में बहुत टाइम से फ्लड आए हुए हैं पर कोई न्यूज इतनी कवरेज नहीं दे रहा। बिहार में ऑलमोस्ट गंगा की सारी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर और काफी माइनर भी, उन सब के अंदर फ्लड आए हुए हैं। पर ओवरऑल अभी गंगा जो है, गंगा नदी अपने आप में अभी डेंजर मार्क से नीचे है। और एक नदी जो खासकर बिहार में हर साल फ्लड लेके आती है, वो अभी के लिए फिलहाल के लिए डेंजर मार्क से नीचे है। नहीं तो उसे बिहार में सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसे बोला ही जाता है सौरो ऑफ बिहार। क्योंकि बिहार में उस नदी हर साल फ्लड लेके आती है, तो बिहार के लिए वो बहुत ही दुखदाई खबरें लेके आती है। तो कौन सी नदी है वो? कोसी। कोसी नदी में अभी सर फ्लड। रिपीट करना सर, फोन आ गए थे बीच में, कॉल आ रही। सौर ऑफ बिहार जो नदी को टाइटल दिया जाता है, वो कोसी नदी को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बिहार में वन ऑफ द मोस्ट जो वैसे फ्लड्स लेके आती है आमतौर पे हर साल जिसमें फ्लड आते हैं, वो कोसी नदी है। फिलहाल के लिए कोसी इस लिस्ट में अभी शामिल नहीं हुई है। कोसी डेंजर मार्क के पास है, पर अभी डेंजर मार्क उसने क्रॉस नहीं किया। ये भागीरथी, बुड़ीगंगा की सारी बाकी जितनी नदियां हैं ये क्रॉस कर चुकी हैं। ठीक है, कोसी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पर उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। और गंगा ओवरऑल भी अभी डेंजर मार्क से नीचे है। इस कारण फिलहाल के लिए चाहे फ्लड सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पर जो दो मेजर नदियां हैं जिनसे अगर ये दोनों डेंजर मार्क क्रॉस कर गई, बिहार में बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो इन दोनों को लगातार चेक किया जा रहा है, इन्हें भी, मतलब बाकियों के साथ साथ। कोसी भी ऑलमोस्ट मार्क तक पहुंचने वाली है। तो अगला, अगर अभी बिहार की साइड और नेपाल की साइड, क्योंकि ये ज्यादातर नदियां नेपाल से आती हैं, तो अगर नेपाल में बारिश पड़ती रही और बिहार के अपर एरियाज में बारिश पड़ती रही, तो कोसी और गंगा भी फ्लड हो जाएंगी। ठीक है, तो गंगा के फ्लड का कारण उससे नीचे जो वेस्ट बंगाल की स्टेट है और झारखंड की स्टेट है, उन दोनों पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जब भी इंडिया में कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे फ्लड्स आए, चाहे साइक्लोन्स आए, कुछ भी आ जाए, इंडिया ने ना एक स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स क्रिएट करके रखी हुई है, जिसे हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका सबसे पहला जो चीज है याद रखने वाली, वो ये है कि इंडिया दुनिया की फर्स्ट कंट्री थी। इंडिया दुनिया की फर्स्ट कंट्री थी जिसने एक डेडिकेटेड, अलग से मतलब एक फोर्स क्रिएट की डिजास्टर को हैंडल करने के लिए। इवन डेवलप्ड देशों, तुम्हारे यूएसए, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में भी अलग से फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती जो डिजास्टर से डील करती है। इंडिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने पूरी डेडिकेटेड फोर्स अलग से तैयार की डिजास्टर से डील करने के लिए। इस कारण हमारा डिजास्टर में रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा बेटर रहा है डेवलप्ड देशों से। अगर तुम देखोगे अमेरिका में अगर फ्लड्स आते हैं, अमेरिका में बहुत बुरा हाल होता है, बिकॉज वो आज भी अपने रिस्पॉन्स के लिए ट्रेडिशनल, जो या तो लोकल अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं या सीधा उन्हें आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमने इस चीज को बहुत पहले रियलाइज करके अलग से एक फोर्स क्रिएट कर ली थी, जिसे हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं। ये इंडिया की स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनाई गई, सॉरी 2005 के अंडर बनाई गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी हुई या लीगल बॉडी हुई?
हाँ जी, कौन सी बॉडी हुई ये? देखो, जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट के अंडर बॉडी बनाई जाएगी उसे हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तुम्हें अगर पेपर में बाई चांस उन्होंने एक्ट नहीं भी लिखना होगा ना, अगर उन्होंने स्टेटमेंट क्वेश्चन तुमसे पूछने होंगे, वो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एनडीआरएफ, शॉर्ट में एनडीआरएफ हो गया ना, एनडीआरएफ इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो स्टेटमेंट सही होगी। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक्ट लगा हुआ है जहां से ये अपनी पावर लेती है और जिसके थ्रू ये बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। इस पूरी ये जो अथॉरिटी है ये काम करती है तुम्हारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर, मतलब ये जो फोर्स है, सॉरी, ये अथॉरिटी के अंडर काम करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पूरी अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। हमेशा प्राइम मिनिस्टर पूरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। इसके रिगार्डिंग नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मतलब ये फोर्स किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट। ठीक है, थलेश लीगल, मैं तुम्हें थोड़ा सा चलो उनका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, तीनों का बताता हूँ। बॉडीज में डाउट था कैसे कौन से थे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। बाकी जितनी भी बॉडीज बनते हैं उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दो टाइप की होती है, लीगल, सॉरी गलती से निकल गया, लीगल कमिटीज हो सकती हैं, लीगल कभी बॉडीज नहीं बनती। वो मैं बताता हूँ, मतलब वैसे लॉ में प्रोविजन तीन टाइप के हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी या लीगल। मैं तुम्हें लीगल वर्ड का मतलब क्या है वो समझाता हूँ। बॉडीज या तो इसके बाद स्टैट्यूटरी हो सकती हैं या दूसरी हो सकती है एग्जीक्यूटिव। यहाँ लीगल वर्ड नहीं आना था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आना था, पूछते हुए गलती कर ली मैंने। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, बाकी सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की दो कैटेगरीज होती हैं, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव। स्टैट्यूटरी का मतलब है कोई ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी एक्ट से बनी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के साइन से बनी है पर उसके लिए कोई एक्ट कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे कि तुम्हारी सीबीआई है, सीबीआई की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सीबीआई के लिए कोई एक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, सीबीआई वही काम करती है जो उसे सेंटर की सरकार कहती है। उसका सारा मैंडेट सेंटर की सरकार डिसाइड करती है, वो कभी भी चेंज कर सकती है। बस एक रूल्स और रेगुलेशंस की बुक जो वो खुद पब्लिश करते हैं, वही चीज, मतलब फ्रेमवर्क वो पर एग्जीक्यूटिव्स ने खुद ही तैयार किया हुआ, कोई कानून नहीं है जो सीबीआई को बैक करता है। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस पावर एक्ट से अपनी जरूर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट से अपनी पावर जरूर डिराइव करती है पर वो उससे बनी नहीं है। ठीक है, ना उससे जुड़ी हुई है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का कोई एग्जांपल लगाना हो, जैसे तुम्हारी नेशनल ह्यूमन राइट्स की बॉडी है वो हो गया, और ये तुम्हारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी होगी या फोर्स होगी, ये दोनों स्टैट्यूटरी है। वैसे हम कभी भी जब राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, लॉ में हम बात करते होते हैं एक और चीज की, वो होते हैं लीगल प्रोविजंस। लीगल का क्या मतलब होता है? लीगल होता है जब भी कोई तुम्हारे जैसे कोर्ट्स ने ऑर्डर पास किया ना, कोर्ट्स के ऑर्डर पास करने से कोई चीज हो रही है, उसे लीगल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कानून में अप्लाई होना है। ऑब्वियसली कोर्ट्स कोई बॉडी नहीं बना सकते, वो कमेटी या कमीशन जरूर किसी चीज के लिए फॉर्म करवा सकते हैं पर और कुछ नहीं। तो लीगल बॉडीज नहीं बनती, लीगल प्रोविजंस होते होते हैं, इन्हीं के अंदर कभी इनके साथ कुछ ना कुछ प्रोविजन जोड़ देते हैं वो लीगल का। ठीक है, तो वो हमेशा कानून होता है। तो मैं बता रहा था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। ठीक है, और ये मैंने तुम पहले बता दिया। इसका जो अपने आप में एनडीआरएफ का एन, देखो अब फर्क समझो, एनडीएमए जो अथॉरिटी थी उसका हेड था प्राइम मिनिस्टर। अब अथॉरिटी के अंडर, अथॉरिटी सिर्फ फैसले लेती है,
अल्टीमेटली ग्राउंड पे तो फोर्स ही काम करेगी। जो फोर्स का हेड होता है वो होता है डायरेक्टरेट जनरल, उसका मतलब रैंक होता है डायरेक्टरेट जनरल। वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर कल तुम आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तुम इसकी कमांड भी ले सकते हो। जितनी भी इंडिया में, ये एक्चुअली एक पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। देखो इंडिया में दो टाइप की फोर्सेस हैं, एक तो तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी पैरामिलिट्री। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं ना, वो एक तरह से सेंट्रल फोर्सेस के तौर पे अलग से काम करती हैं। दोनों का फर्क क्या होता है? जो आर्म्ड फोर्सेस है तुम्हारी, उनकी मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री है। जो तुम्हारी पैरामिलिट्री है, बीएसएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, ये होगी, ये सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। ये एक तरह से चेक और बैलेंस का सिस्टम है कि कभी भी अगर यहाँ पे बगावत हो जाए, एक हमेशा एक चेक हो। ये बनाई इस मकसद से गई थी। एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, देखो आर्म्ड फोर्सेस में सिविल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा मिलिट्री कू का डर लगा रहता है कि आर्म फोर्सेस कभी बगावत ना कर दे। ये अब नहीं है, पर जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया की आज़ादी के बाद जो 90s का दशक था ना, उसमें बहुत ज़्यादा डर था। बिकॉज हमारे आसपास तुम जितनी कंट्रीज देखोगे ना, बांग्लादेश लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, ये सारी जगहों पे कभी ना कभी आर्मी ने अपना कंट्रोल जमा लिया। तो हमने इसके लिए एक चेक और बैलेंस की फोर्स बनाई है। कमल जी, पीसीएस की क्लास नहीं, एक तरह से करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। आपको अभी कांटेक्ट करके बता देंगे ये क्या कंसेप्ट है शॉर्टली, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये सुन लो, उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर बता देंगे ये क्या हम कर रहे थे। तो बेसिकली होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं। पैरा मिलिट्री को हमेशा चेक के तौर पे यूज किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के। इस कारण जितनी भी तुम्हारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, ये हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि तुम्हारे, इनका हेड हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर होगा। सारी तुम्हारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के जो टॉप रैंक्स होते हैं वो सारे आईपीएस ऑफिसर्स के पास होते हैं। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में तो वही होगा जो उसके प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट हुआ होगा, थ्रू प्रमोशंस वहां तक पहुंचा होगा। यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स हेड करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना जरूरी है एक फोर्स के ऊपर, जो हमेशा काउंटर बैलेंस करे दूसरी को। तो इस कारण ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री का ओरिजिनली कंसेप्ट बना था। लॉन्ग टर्म में अब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है इस, और पैरामिलिट्री फोर्सेस से ये अपना सारा कैडर भी लेती है। टोटल इसकी 12 बटालियन है। देखो ऐसे के तुम्हें पॉइंट्स आएंगे कि इसकी टोटल बटालियन कितना, 12 बटालियन है जो पैरामिलिट्री की लाइंस पे बनी है। और ये बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है डेप्यूटेशन पे लोगों को हायर करती है। जैसे 3 बीएसएफ के, 3 सीआरपीएफ के, 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, 2 इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स के और 2 शास्त्र सीमा बल के। मतलब ये कितनी कितनी बटालियंस कहाँ से ली हैं उसका नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बीएसएफ और सीआरपीएफ कंट्रीब्यूट करते हैं, 3-3 बटालियंस, बाकी सब 2-2, ठीक है। हर बटालियन के अंदर अपने आप में 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है। यानी कि ये जो 12 बटालियंस हैं, ये 12 के 12 के अंदर 18 डिविजन्स तुम और कर सकते हो। ये 18 डिविजन्स अपने आप में कैपेबल हैं सारे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कैरी आउट करने के लिए। तो कभी भी कोई डिजास्टर रिस्पॉन्स आता है, सर्च एंड रेस्क्यू, तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि 18 अलग अलग काम कर पाएं, और तब भी इनके पास मशीनरी पूरी होगी और पूरे अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हर टाइप के लोग हैं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, डॉग स्क्वाड, मेडिकल, पैरामेडिक्स, सब कुछ, हर टाइप के लोग आते हैं। अगली चीज जो याद रखने वाली है कि एनडीआरएफ जो ये हमारी फोर्स की बटालियंस है, ये टोटल इंडिया की 12 अलग अलग लोकेशंस में है। तुम्हें लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ ये नंबर याद रखने की जरूरत है। टोटल बटालियंस कितनी है, ये कितना है।
इसका हेड फोर्स का डायरेक्टरेट जनरल होता है, अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर होता है, इसकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है। ऐसे बस पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सब कुछ पेपर में डायरेक्टली करंट अफेयर्स जब आएंगे तो ऐसे डायरेक्टली पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली काम यही है कि इंडिया को डिजास्टर रिसेलेंट यानी कि डिजास्टर प्रिपेयर्ड करवाना है, और हमने हर प्रिवेंटिव मेथड अपनाना है कि जिससे हमारे यहाँ पे फ्लड्स ना आए। अब थोड़ा सा हम मैप देखते हैं जहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं। तुम्हें सारी नदियां याद करने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। नदियां तुमने वही याद करनी है जो तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है उसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं गंगा की, तुमने सिर्फ वही वाली ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट और राइट बस वो याद रखनी है। इस मैप से क्या याद रखना है, इस मैप से ध्यान दो तुम्हारे यमुना नदी और गंगा नदी के ऊपर। ये रही तुम्हारी दो नदियां जिनके ऊपर तुमने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, इसके ऊपर कौन से शहर पड़ते हैं ये याद रखने हैं। ये मैप इसलिए अटैच किया है, ठीक है। यमुना के ऊपर मथुरा और आगरा, और ये इलाहाबाद जाके तो खैर मिल ही जाती है, ठीक है। तो ये शहरों के बस नाम याद रखने हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर। ये गंगा के ऊपर ही शहरों के नाम याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि कौन से शहर गंगा नदी के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी वालों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना, जब तुम एनसीईआरटी के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो ये भागीरथी, अलकनंदा दोनों मिलके गंगा को शुरू करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं तुम्हें यहाँ सारे दिख जाएंगे, और ये सारे वो नाम लिखे हैं जो आज की न्यूज़ में है जहाँ पे ये फ्लड आया हुआ है। कोसी में अभी नहीं आया, बाकी में आया हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं, पर तुमने नाम याद रखने की ज़रूरत इनकी नहीं है। तुमने सिर्फ मेजर रिवर्स की याद रखने हैं, और ये खैर लाल में लिखे हुए हैं, जो लाल में रिवर्स है ना, ये तुमने यहाँ से भी याद कर सकते हो, वहां पर लिस्ट के तौर पे दिए हैं, लिस्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हें यही क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, या यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। यमुना की ये नीचे से आ रही है, ठीक है, और ये ऊपर गंगा से जुड़ रही है। इन दोनों को स्टडी करना है, क्लियर। सर इससे ये क्वेश्चन भी आता है कि लेफ्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है? देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है तुम्हें पहले से लग करके लेफ्ट और राइट। क्वेश्चन आता अभी तक तो फिलहाल नहीं आया, एक आधी बारी आया है मतलब अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। हम पहले तभी क्या कहते हैं, तुम्हें लिस्ट वैसे ही दी हुई है, अगर तुमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी देखी है कि उसके अंदर पहले ही लिस्ट ऐसे दी हुई है, लेफ्ट और राइट की अलग अलग दी हुई है। तो तुमने सिर्फ वो वाली लिस्ट वहीं से याद कर लेनी है, तुम्हें यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ से एक बार इस मैप को उसके साथ साथ देख लोगे, मतलब एक साइड अगर तुमने वो ओपन किया और एक साइड पे यहाँ ओपन कर लोगे तो उन सबकी लोकेशन अच्छे से देख पाओगे, तो फिर ज्यादा बेटर याद हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर की लोकेशन यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ सॉरी, यमुना पे दिल्ली में भूल ही गया, दिल्ली, मथुरा, आगरा। दिल्ली से तो मेजर पास करती है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा साफ है, सरकास्टिक वे में बहुत गंदी है, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।